हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए हम देखते हैं अपना लूसेंट का नेक्स्ट पार्ट। इसमें हमें आज क्या देखना है, तो आज हम वोल्केनो देखेंगे, यानी कि ज्वालामुखी और जो भूकंपी यानी कि पृथ्वी के अंदर ज्वालामुखी और जो भूकंपीय प्रक्रियाएं हैं या भूकंपीय जो घटनाएं हैं, ये आज इन्हें हम देखने वाले हैं। तो इससे पहले आगे बढ़ें, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप ये वीडियो देख रहे हैं जुनून पढ़ाई का चैनल पे, जुनून पढ़ाई का चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमें देखना क्या है, आज हमें सबसे पहले तो वोल्केनो देखना है, उसके बाद हम देखेंगे भूकंप। तो हम स्टार्ट करेंगे किससे, वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी से। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये जो ज्वालामुखी और भूकंप है, ज्वालामुखी क्या राइटिंग है, ये जो ज्वालामुखी और भूकंप है, ये घटनाएं घटती कहाँ पे हैं, यानी कि पृथ्वी के ऊपर ये घटनाएं घटती हैं या पृथ्वी के नीचे घटती हैं और क्यों घटती हैं। तो ये केवल और केवल जो हमारी पृथ्वी है उन पृथ्वी के अंतर्जात बल का परिणाम है, अंतर्जात बल का परिणाम है। तो हम देखेंगे आज पूरी मतलब कि किस किस प्रकार की ज्वालामुखी होती हैं, कैसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन से हैं, कौन से निष्क्रिय हैं, कौन से मतलब कि प्रक्षुब्ध हैं, ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में हमें देखने वाले हैं। कुछ संरचनाएं भी हैं, इनको भी हम देखते चलेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या है वोल्केनो। तो ये जो वोल्केनो है यानी कि जो ज्वालामुखी है, यहाँ भूपटल पर वह प्राकृतिक छिद्र या दरार है जिससे होकर पृथ्वी का पिघला हुआ पदार्थ, जिसको हम लावा कहते हैं, जब वो बाहर मतलब कि जिसको पृथ्वी के भीतर रहता है तो उसको हम मैग्मा कहते हैं, जब ये पृथ्वी के बाहर आ जाता है तो इसको हम लावा कहते हैं। तो वही बता रहे हैं कि पृथ्वी का पिघला हुआ लावा, राख, भाप तथा अन्य गैसें बाहर निकलती हैं। तो ज्वालामुखी प्रक्रिया क्या है, ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, तो सपोज दैट ये हमारी पृथ्वी है, इसके भीतर कुछ ज्वालामुखी प्रक्रियाएं हुई, तो जो इसके भीतर जो मैग्मा वगैरह था, मतलब कि बहुत ही गर्म तप्त मैग्मा था, ये बाहर निकला। तो ये जो बाहर निकल रहा है इसको हम क्या कहेंगे, ये जो प्रक्रिया है बाहर निकलने की, इसी को हम ज्वालामुखी कहते हैं। और ये जो बाहर निकल रहा है इसमें आप क्या क्या निकलते हुए देखेंगे, तो इसमें आप लावा तो देखेंगे ही, जो मैग्मा है वो तो बाहर आ ही रहा है, उसके साथ राख, भाप तथा अन्य गैसें भी बाहर निकलती हैं। आगे हम देखते हैं ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को क्रेटर कहा जाता है। तो ये जो क्रेटर क्या है, क्रेटर को सबसे पहले तो हम बता देते हैं हिंदी में क्या कहते हैं। ये दरअसल देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है, जबकि क्रेटर का इंग्लिश वर्जन है। इसको हिंदी में बीवर कहा जाता है। तो क्रेटर को क्या कहते हैं, इसको बीवर कहते हैं। अब हम आपको बता देते हैं क्रेटर है क्या एग्जैक्टली। तो सपोज दैट कि ये हमारी पृथ्वी है और इसके भीतर से मैग्मा बाहर निकल रहा है, ये जो मैग्मा है ये बाहर निकल रहा है। तो कोई ना कोई तो एक पॉइंट होगा ना, जब ये पृथ्वी से मतलब कि जो बाहरी संरचना है, पृथ्वी की परत है, उसके बाहर आएगा। तो जहाँ से ये धरती पर आएगा, यानी कि पृथ्वी के अंदर से ये बाहर जहाँ से आएगा, उस जगह को हम क्या कहते हैं, उस जगह को हम सपोज दैट ये यहाँ से बाहर निकला तो इस जगह को हम क्रेटर कहेंगे, यानी कि बीवर कहेंगे। और ये जो क्रेटर है ये हमेशा ऐसे ही नहीं रहता। सपोज दैट जब ये इसका आकार, आज ये छोटा सा है, इसका जो आकार है वो बड़ा हो गया, तो जब ये इसका आकार बड़ा हो जाता है तो हम इसको कॉलडेरा कह देते हैं, कॉलडेरा कहते हैं। और सपोज दैट कि कॉलडेरा में बारिश हुई और इसमें पानी भर गया, जब इसको मतलब कि कॉलडेरा में जब पानी भर जाएगा तो उससे जिस झील का निर्माण होगा उसे हम क्रेटर झील कहते हैं, क्रेटर झील कहते हैं। अभी उस दिन मैंने बताया था कि भारत देश में क्रेटर झील है, जिसको मतलब आप उसका नाम बताइएगा, बताना क्या है, पहले ही बता दिए तो आप उसका नाम बता सकते हैं मुझे कमेंट करके, इसी बहाने आप लोग कमेंट भी करेंगे। तो हम देखते हैं क्रेटर, हमने देखा कि क्रेटर किसे कहते हैं, अभी मैंने फिगर लगाया हुआ है उसको भी दिखा देंगे। और हम देखते हैं कि बाहर हवा में उड़ा हुआ जो लावा है वह शीघ्र ही ठंडा होकर के छोटे ठोस टुकड़ों में बदल जाता है, और इसे क्या कहते हैं, इसे सिंडर कहा जाता है। अभी नीचे आप देखेंगे
फिर हम देखते हैं उद्गार से जो निकलने वाली गैसें हैं उसमें आप वाष्प का परसेंटेज सबसे ज़्यादा देखेंगे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान सर्वाधिक कौन सी गैस निकलती है, तो वो हो जाएगा जल वाष्प। आगे देखते हैं जो पेले अश्रु है यानी कि पेल स्टीयर्स, इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी के उद्गार के समय ही होती है। उद्गार अवधि मतलब अनुसार यानी कि जो उद्गार की अवधि है इसके अनुसार आप देखेंगे कि जो ज्वालामुखी है वो 3 प्रकार के होते हैं। और वो 3 प्रकार के कौन से हैं, पहले ही बता चुके हैं कि कुछ हैं जो शांत हैं, कुछ है सक्रिय हैं और अन्य हैं जिसमें आप देखेंगे कि प्रक्षुब्ध हैं। तो जो सक्रिय ज्वालामुखी हैं उनमें तो आए दिन लगातार उद्गार होता रहता है, जबकि जो प्रक्षुब्ध हैं उनमें काफ़ी साल पहले उद्गार हुआ है, अभी पता नहीं है कब उद्गार होगा। और लेकिन हाँ कभी कभी होता रहता है, जैसे 2-4 साल में एक आध बार उसमें उद्गार हो जाता है। जबकि जो निष्क्रिय हैं लगभग 20 साल 25 साल 30 साल हो गए हैं, एक बार कभी उसमें उद्गार हुआ था, उसके बाद आज तक उद्गार नहीं हुआ है। तो ऐसे जो ज्वालामुखी हैं उनको हम शांत ज्वालामुखी कहते हैं। तो ये देखिए, ये है इसका फिगर, ये मैंने गूगल से लिया हुआ है, तो ये उनकी वेबसाइट वगैरह है, मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे कुल मिला के ये आपको समझाना था, इस वजह से मैंने लिया है। जिन्होंने ये फिगर बनाया है उनको हक भी मिलता है, हक भी उनका बनता है कि उन्हें ये मतलब ये बताया जाए, उनके लिए थैंक्स बोला जाए कि उन लोगों ने इतनी सारी चीज़ें गूगल पे अवेलेबल करा के रखी हैं। तो हम देखते हैं जी, ये हमारी पृथ्वी के भीतर से ये देखिए लावा निकल रहा है, ये जो लावा है वो बाहर जा रहा है। और इसको हम जब ये धरती के अंदर है तब इसको क्या कहेंगे, तब इसको हम मैग्मा नाम देते हैं, मैग्मा। जब ये हमारी धरती से, ये देखिए ये वाला पॉइंट है, यहाँ से मैग्मा बाहर आ रहा है, जब ये मैग्मा बाहर आ जाएगा तब इसको हम लावा का नाम देंगे। और ये देखिए यहाँ पे ये पॉइंट बना हुआ है, ये देखिए कप के आकार का बना हुआ है, इसी को हम क्रेटर कहते हैं क्योंकि यही मुहाना है, एग्जैक्टली यहीं से जो लावा है वो धरती के बाहर आया हुआ है। और फिर हम देखते हैं, अभी हमने देखा कि ये जो ठोस क्रिस्टलीय परत बनाते हैं इसी को हम सिंडर कहते हैं। ये देखिए ये सिंडर कौन लिखा भी है। और ये तो वो चीज़ें हैं जो बाहर आई हैं जलवाष्प और अन्य गैसों के, मतलब अन्य गैस या जो जलवाष्प है उसको यहाँ पे दिखाया गया है। तो ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान क्या क्या घटना हुई, सबसे पहले तो जो पृथ्वी के अंदर मैग्मा था वो बाहर आया, जो बाहर आया तो हमने उसको लावा कहा। और इसके साथ काफ़ी सारी गैस से, जिसमें जलवाष्प सर्वाधिक मात्रा में है और मतलब कुछ ठोस क्रिस्टलीय कण जिनसे सिंडर कोन वगैरह बना। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे ये सब होता है, तो ये सब ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान होता है। आगे हम देखते हैं, हमने देखा कि 3 तरह के ज्वालामुखी होते हैं। तो सबसे पहले कौन से ज्वालामुखी हैं, सबसे पहले हम देखेंगे सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में सॉरी। तो सबसे पहले हमें देखना है सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में। तो एक्टिव वोल्केनो कौन से होते हैं, इन्हें हम देख लेते हैं। तो इनमें अक्सर उद्गार होता रहता है, यानी कि हमेशा आप देखेंगे कि आए दिन इसमें उद्गार होता रहता है, ज्वालामुखी प्रक्रिया यहाँ होती रहती है। और हम देखेंगे वर्तमान समय में विश्व में सक्रिय ज्वालामुखियों की संख्या लगभग 500 है। तो हमें 500 तो याद रखना नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट है जिन्हें हम देख लेते हैं, जैसे कि इटली का एटना। और ये जो इटली का एटना है ये आपको कहाँ मिलेगा, तो इटली में एक जो है द्वीप है, एग्जैक्टली वो भूमध्य सागर में द्वीप है। मैंने मैप नहीं लगाया, उसका मैप लगाया होते तो लोकेट करा देते। तो इटली में जो आपने देखा होगा जो भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर में ही इटली का एक द्वीप है जिसका नाम है सिसिली, उसी में एक लिपारी द्वीप है, वहीं पे आपको मिलेगा ये कौन सा, तो एटना। और दूसरा स्ट्रोम्बोली। हम देखते हैं मैक्सिको का कौन सा है, मैक्सिको जो कि नॉर्थ अमेरिका का है। अगर आपने नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप देखा होगा तो सबसे नीचे ऐसे ही मतलब इस तरह से लटकता हुआ एक दिखता है कंट्री, वही है मैक्सिको। वहाँ पे एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है कोलिमा ज्वालामुखी, और ये सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। हम देखेंगे इनमें 40 बार से भी ज़्यादा उद्गार हो चुका है, किसमें, तो इटली का जो एटना है और जो स्ट्रोम्बोली है और जो मैक्सिको का कोलिमा ज्वालामुखी है, इसमें आप देखेंगे लगभग 40 टाइम्स से भी अधिक टाइम तक इसमें उद्गार हो चुका है। अब हम देखते हैं स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसको देखते हैं। जो भूमध्य सागर है, जिसको मैंने बताया कि भूमध्य सागर, उसमें लिपारी द्वीप, सॉरी मैंने लिपारी द्वीप उसका बता दिया है, उसका नहीं, मतलब है वो भी इटली का ही, और ये लिपारी द्वीप भी सिसिली में ही है। तो
थोड़ा सा लिपारी द्वीप वहाँ मत कनेक्ट करिएगा, यहाँ पे देख लीजिएगा। स्ट्रोम्बोली जो ज्वालामुखी है वो भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर अवस्थित है और इसमें मतलब आए दिन क्या, मुझे तो लगता है इसमें डेली ही उद्गार होता रहता है, यानी कि प्रज्वलित गैसें इसमें निकलती रहती हैं, जिससे इसके आसपास का जो एरिया है उसमें आप देखेंगे कि एनी टाइम रोशनी रहती है और इस कारण से ये जो ज्वालामुखी है इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, हालांकि अब तो पुराना हो चुका है, चूँकि पिट चुका है, बार बार पूछा जाएगा तो बच्चे उसको रट्टा मार ही लेंगे कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कौन सा है, तो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। इवन सबसे पहले मैंने यही चीज़ याद भी की थी कि स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। तो आज से नहीं, कई सालों से टीचर्स इसको पढ़ा रहे हैं, अब पता नहीं अगले टाइम में पूछा जाएगा या नहीं, हालांकि इम्पोर्टेंट है। हम देखते हैं नोट में दिया है कि विश्व का सबसे अधिक जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो किलाऊ ज्वालामुखी है और ये आपको कहाँ मिलेगा, तो ये यूएस का जो हवाई द्वीप है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब हम देखते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी यानी डोरमेंट वोल्केनो कौन से होते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें निकट अतीत में उद्गार नहीं हुआ है लेकिन इसमें कभी भी उद्गार हो सकता है। इसके एग्जाम्पल्स कौन से हैं, तो जो भूमध्य सागर का विसुवियस ज्वालामुखी है वो क्राकाटोवा और ये कहाँ है, ये सुंडा में है, सुंडा जलडमरू मध्य में, और जापान का फ्यूजियामा तथा फिलीपींस का मेयन, ये प्रसुप्त ज्वालामुखियों के एग्जाम्पल्स हैं। तो इन एग्जाम्पल्स को ज़रूर याद रखिएगा। एक बार आपको मतलब कि जो परिभाषा है वो तो वैसे ही याद हो जाती है, उसके नाम में ही लिखा हुआ है सक्रिय, प्रसुप्त, शांत, तो इसको तो वैसे ही याद कर लेंगे, लेकिन हाँ इसके जो एग्जाम्पल्स हैं उन्हें ज़रूर याद रखिएगा, जैसे कि भूमध्य सागर का विसुवियस, क्राकाटोवा, सुंडा जलडमरू मध्य, फ्यूजियामा जापान, और जो मेयन है वो फिलीपींस का प्रसुप्त ज्वालामुखी है। आगे हम देखते हैं एक्सटिंक्ट वोल्केनो यानी कि शांत ज्वालामुखी। तो शांत ज्वालामुखी कौन सी ज्वालामुखी है, ऐसे जिसमें ऐतिहासिक काल से कोई उद्गार नहीं हुआ है और इसमें पुनः उद्गार होने की संभावना भी नहीं है। इसके उदाहरण में हम देखेंगे कोह सुल्तान, और ये कहाँ का है, ये ईरान का है। पोपा भी एक ज्वालामुखी है म्यांमार का, और किलिमंजारो अफ्रीका का है। चिम्बाराजो दक्षिण अमेरिका का है चिम्बाराजो। अब भारत देश का भी एक ज्वालामुखी है, आप मुझे उसका नाम बता सकते हैं, भारत देश में कौन सा ज्वालामुखी है जो कि शांत ज्वालामुखी है। आगे हम देखते हैं कुल सक्रिय ज्वालामुखियों का जो अधिकांश भाग है वो आपको कहाँ मिलेगा, तो प्रशांत महासागर के तटीय भाग में मिलेगा, और प्रशांत महासागर के परिमेखला को अग्निवलय, फायर ऑफ रिंग मतलब पैसिफिक, फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक भी कहा जाता है। ये आपको कहाँ मिलेगा, तो ये प्रशांत जो महासागर है वहाँ पे आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया वाले साइड में, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व से लेकर के जो आप देखेंगे साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका का पश्चिम वाला एरिया है वहाँ पे आपको रिंग ऑफ फायर मिल जाएगा। तो उसमें मैप में लोकेट करिएगा कहाँ मिलेगा रिंग ऑफ फायर, तो जो हमारा ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन मैप में दिखता है, ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन उसके ईस्टर्न साइड में, और जो हमारा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका महाद्वीप है उसके वेस्टर्न साइड में जो लोकेशन है वहीं पे आपको रिंग ऑफ फायर मिल जाएगी। सर्वाधिक जो ज्वालामुखी हैं वो कहाँ आते हैं, तो यहीं पे सर्वाधिक ज्वालामुखी विस्फोट होता है। और आगे हम देखते हैं सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी आपको कहाँ मिलेंगे, तो सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी अमेरिका और एशिया महाद्वीप के तटों पर मिलेंगे। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, इसको ज़रूर याद रखिएगा कि जो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट है उसमें आपको एक भी वोल्केनो नहीं मिलेंगे। और ये भी आप देखिए इसमें सक्रिय, प्रसुप्त या शांत नहीं लिखा हुआ है, इसमें डायरेक्ट यही लिखा है कि कोई भी आपको वोल्केनो मिलेंगे ही नहीं। तो ये देखिए, ये मैंने वोल्केनो, एक्टिव वोल्केनो का लगाया हुआ है एक चित्र, आप इसको देख लीजिए कितना सुंदर दिख रहा है। चलिए आगे देखते हैं गेसर। तो गेसर क्या है, गेसर जो है बहुत से ज्वालामुखी क्षेत्रों में उद्गार के टाइम जो दरारें हैं तथा सुराख, इनसे जल तथा वाष्प कुछ अधिक ऊंचाई तक निकलते हैं, यानी कि काफ़ी अधिक ऊंचाई तक निकलते हैं। इन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं, इन्हें गेसर कहा जाता है। और इसका एग्जाम्पल बताया गया है, जैसे एग्जाम्पल में आप ले लीजिए ओल्ड फेथफुल गेसर, और ये ओल्ड फेथफुल गेसर कहाँ का है, तो यूएस का येलोस्टोन पार्क में ये आपको मिलेगा, और इसमें हर मिनट उद्गार होता रहता है। आगे हम देखते हैं धुआंरे क्या है, यानी कि फ्यूमरोल्स क्या हैं।
तो ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम अवस्था के ये प्रतीक होते हैं। इनमें गैस व जलवाष्प निकलती हैं। गंधक युक्त धुआंरों को सोलफ तारा कहा जाता है। यूएस के जो कटमई पर्वत है इनको हजार धुआंों की घाटी, वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स कहा जाता है। और ये क्वेश्चन ना पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है कि वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स किसे कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा क्या, तो अलास्का के कटमई पर्वत के मतलब कि कटमई पर्वत को। आगे हम देखते हैं ईरान का जो कोह सुल्तान है ये धुआंरा, और न्यूजीलैंड की प्लेंटी की खाड़ी में स्थित व्हाइट देव का धुआंरा भी काफ़ी प्रसिद्ध है। तो ईरान का जो कोह सुल्तान धुआंरा है वो, और न्यूजीलैंड की प्लेंटी की खाड़ी में जो धुआंरा है जिसका नाम है व्हाइट द्वीप, ये भी काफ़ी प्रसिद्ध है। अब हम देखते हैं कि विश्व का जो हाईएस्ट ज्वालामुखी है, और ये क्वेश्चन ना उत्तर प्रदेश पीसीएस यूपी पीसीएस 2020 में पूछा गया था। हम आगे देखते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है। तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी आपको मिलेगा कोटोपैक्सी। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 19,613 फीट है। और ये कहाँ पे है, ये आपको मिलेगा इक्वाडोर में। और इक्वाडोर कहाँ है, तो इक्वाडोर आपको मिल जाएगा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में इक्वाडोर मिलेगा। अब हम देखते हैं कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित, तो ये तो है सबसे ऊंचा, यानी कि जो कोटोपैक्सी आप देख रहे हैं वो सबसे ऊंचा है, लेकिन सबसे ज़्यादा यानी कि वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित जो ज्वालामुखी है उसका नाम है ओजास डेल सलाडो। और ये कहाँ मिलेगा, तो ये इंडीज़ पर्वतमाला में मिलेगा, अर्जेंटीना चिली की सीमा पर। तो ओजास डेल सलाडो ये कहाँ है, ये मतलब कि इंडीज़ पर्वतमाला में है। और ये जो इंडीज़ पर्वतमाला है ना, ये भी आपको मतलब कि साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में मिल जाएगी, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में मिल जाएगी। और ये वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा लंबी पर्वतमाला है। जो इंडीज़ पर्वतमाला है ये विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। इसी में आपको सबसे अधिक ऊंचाई पर सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी मिलेगा जिसका नाम है ओजेस डेल सलाडो। और ये कहाँ मिलेगा, तो ये अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पर मिलेगा। अब हम देखते हैं कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित जो शांत ज्वालामुखी है वो माउंट एकांकागुआ है। और ये कहाँ पे है, तो ये मतलब जो अभी हमने देखा ना इंडीज़ पर्वतमाला वहीं पर स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 6,960 मीटर है। ये जो इंडीज़ पर्वतमाला है, सपोज दैट कि अगर हम ये माने ये हमारा मैप ऐसे ही बना पा रहे हैं, ये सपोज दैट कि ये साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसका फिगर है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो रेंज आपको दिख रही है ना, यही है कौन सी रेंज, तो यही है हमारी इंडीज़ रेंज। और ये वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा लंबी पर्वतमाला है। और यहीं पे आपको मिलेगा सबसे ज़्यादा सक्रिय यानी कि सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी, और साथ में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी भी आपको इधर ही मिल जाएगा। और इसके साथ साथ हम देखें कि जो सब मतलब कि कौन सी जो एकांकागुआ है, तो जो माउंट एकांकागुआ है ये तो इसी की सबसे हाईएस्ट पीक भी है। यहाँ पे आपको सबसे शांत यानी कि सबसे अधिक ऊंचाई पर जो शांत ज्वालामुखी है माउंट एकांकागुआ वो भी यहीं पर मिल जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं भूकंपों के बारे में। तो भूकंप क्या होता है, ये भी धरती के अंदर होने वाली घटना ही है। कंपन यानी कि हमारी जो धरती है इसके अंदर होने वाला जो कंपन है इसी को हम भूकंप कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं भूकंप के बारे में। तो भूगर्भ शास्त्र की एक विशेष शाखा है जिसमें भूकंपों का अध्ययन किया जाता है और इसे हम क्या कहते हैं, तो सिस्मोलॉजी कहते हैं। तो ऐसे ही याद रखिएगा कि भूकंप का अध्ययन जहाँ पे किया जाता है उसे हम सिस्मोलॉजी कहते हैं। आगे देखते हैं भूकंप 3 तरह के कंपन होते हैं जिसमें हम देखेंगे सबसे पहले तो प्राथमिक अथवा पी तरंगे। और जो पी तरंगे होती हैं, पी तरंगे ये पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम यानी कि ठोस, द्रव और गैस तीनों से होकर के गुजर जाती हैं। इनका जो वेग होता है औसत वेग 8 किलोमीटर पर सेकंड होता है। ये गति सभी तरंगों से अधिक होती है जिससे ये तरंगे किसी भी स्थान पर सबसे पहले पहुंचती हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि कौन सी तरंगे धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं, तो हो जाएगा वो प्राथमिक अथवा पी तरंगे। आगे हम देखते हैं पृथ्वी से गुजरने के लिए इन तरंगों द्वारा अपनाया गया जो मार्ग है वो नतोदर होता है और ये ध्वनि तरंगों की भांति अनुदैर्ध्य
तरंगे होती हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ये ध्वनि तरंगे हैं या प्रकाशीय तरंगे हैं। तो आप याद रखिएगा ये ध्वनि तरंगे हैं और अनुदैर्ध्य संचरण करती हैं। आगे देखते हैं इसके कारण क्या होता है। तो इसके कारण जो चट्टानें हैं उनमें संकुचन अथवा फैलाव होता है। आगे हम देखते हैं दूसरा, द्वितीय एवं यस तरंगे यानी कि सेकेंडरी वेव्स। तो जो सेकेंडरी वेव्स होती हैं इन्हें अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं। जो प्राइमरी वेव्स थी उन्हें अनुदैर्घ्य तरंगे कहा गया, जबकि जो सेकेंडरी वेव्स हैं इन्हें अनुप्रस्थ तरंगे कहा जाता है और ये केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती हैं। जबकि हमने देखा जो पी तरंगे हैं वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों से संचरण कर रही थी, जबकि जो हमारी सेकेंडरी तरंगे हैं ये केवल सॉलिड से ही सॉलिड में ही इनका संचरण हो सकता है और तरल माध्यम में ये कि जो लिक्विड है उसमें ये लुप्त हो जाती हैं, इनका संचरण नहीं होता और इनका जो वेग होता है वो 4 किलोमीटर पर सेकंड होता है। अब हम देखते हैं सरफेस यानी एल वेव्स। तो सबसे खतरनाक तरंगे आ चुकी हैं और हम देखेंगे इनका नाम आपको मिलेगा लव वेव्स। और जैसा कि पता ही है कि सबसे ज़्यादा खतरनाक, सबसे ज़्यादा जहरीला जीवन में अगर कुछ है तो वो लव ही है, सबको बर्बाद करके ही छोड़ता है। पर ये एक पक्ष है, अगर लाइफ में कोई अच्छा पार्टनर है तो फिर आपकी ज़िंदगी एकदम मस्त भी हो जाती है लव के होने से। लेकिन लव के जैसा रहे, पैर में बेड़ी की तरह ना रहे, तभी फिर आपको उसका आनंद मिलने वाला है। अगर बहुत टॉक्सिक कोई बंदा आपके जीवन में आ गया और वो बस बताता रहे, हमेशा लव करता रहे, तो फिर लाइफ तो एकदम बेकार ही हो जानी है। तो चलिए देखते हैं, हम देखते हैं सतही तथा एल तरंगे यानी कि सरफेस और एल वेव्स। तो इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें धरातली तरंगे कहते हैं और ये लंबी तरंगों के नाम से भी इन्हें पुकारा जाता है। इन तरंगों की खोज कौन किए थे? HD लव ने इनकी खोज की थी। जिन्होंने भी इनका नाम रखा होगा सच में अच्छी बात है। हम देखते हैं इन्हें कई बार लव वेव्स के नाम से भी जानते हैं। इनका अन्य नाम आर वेव्स यानी रे लाइट वेव्स भी है। तो जो सतही तरंगे हैं इनको आर वेव्स भी कहा जाता है और जो सतही तरंगे हैं ये मुख्यतः धरातल तक ही सीमित रहती हैं। ये ठोस, तरल तथा गैस तीनों माध्यम से संचरण कर सकती हैं। इनकी चाल 1.5 से 3 किलोमीटर पर सेकंड होती है। सतही तरंगे जो हैं वो बहुत ज़्यादा विनाशकारी होती हैं। सबसे ज़्यादा विनाशकारी आपको एल वेव्स ही मिलेंगी। हम देखते हैं अगला पॉइंट कि जो भूकंपीय तरंगे हैं, भूकंपीय तरंगों को सिस्मोग्राफ नामक एक यंत्र होता है, इसके द्वारा रेखांकित किया जाता है। इससे इनके व्यवहार के संबंध में कुछ तथ्य निकलते हैं, जिन तथ्यों को हम आगे देखने वाले हैं कि सभी भूकंपीय तरंगों का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर बढ़ जाता है व कम घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर घट जाता है। केवल प्राथमिक तरंगे ही पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजर सकती हैं, जबकि वहाँ पर उनका वेग कम हो जाता है। फिर आगे है गौण तरंगों के बारे में बताया गया है कि गौण तरंगे कौन सी हैं। तो द्रव पदार्थ में से जो गौण तरंगे हैं वो नहीं गुजरती हैं। एल तरंगे केवल धरातल के पास ही चलती हैं, ऊपर हम देख चुके हैं। विभिन्न माध्यमों में से गुजरते समय ये तरंगे परावर्तित तथा अपरिवर्तित होती हैं। अब हम देखते हैं भूकंप केंद्र के बारे में, यानी कि भूकंप केंद्र क्या है। तो भूकंप केंद्र जो है, भूकंप के उद्भव स्थान को उसका केंद्र कहते हैं। जहाँ से भूकंप का उद्भव होता है, सपोज दैट ये हमारी पृथ्वी है, इसके भीतर इस पॉइंट से भूकंप का उद्भव हो रहा है। यहाँ पे ये इसका मेन पॉइंट है। तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, इसे हम भूकंप का केंद्र कहेंगे। और हम देखेंगे कि इसे हम उसका केंद्र कहते हैं। भूकंप केंद्र के निकट PSL, भूकंप केंद्र के निकट PSL तीनों प्रकार की तरंगे पहुंच जाती हैं। यानी कि जो भूकंप का केंद्र होता है वहां आपको ठोस, द्रव और गैस नहीं, प्राथमिक तरंगे, सेकेंडरी तरंगे और जो धरातली तरंगे हैं वो तीनों ही तरंगों का यहाँ संचरण मिल जाएगा। और पृथ्वी के भीतरी भाग में ये जो तरंगे हैं अपना मार्ग बदलकर भीतर की ओर अवतल मार्ग पर यात्रा करती हैं। भूकंप केंद्र से धरातल के साथ ये भूकंप केंद्र है, इससे धरातल के साथ 11,000 किलोमीटर की दूरी तथा यस तरंगे पहुंचती हैं।
फिर से देखते हैं कि जो भूकंप केंद्र है उससे धरातल के साथ 11,000 किलोमीटर की दूरी तक पी तथा यस तरंगे पहुंचती हैं। केंद्रीय भाग यानी कि कोर पर पहुंचने पर जो यस तरंगे हैं वो लुप्त हो जाती हैं और जो पी तरंगे हैं वो अपरिवर्तित हो जाती हैं। इस कारण भूकंप के केंद्र से 11,000 किलोमीटर के बाद लगभग 5,000 किलोमीटर तक आपको कोई भी तरंग नहीं पहुंचती हुई दिखाई देगी और इसे हम छाया क्षेत्र यानी शैडो जोन कहते हैं। अब हम देखते हैं अधिकेंद्र क्या है। हमने देखा कि जहाँ से भूकंप मतलब कि यहाँ जहाँ पे भूकंप बन रहा है उसे हमने अधिकेंद्र कहा। अब हम देखते हैं ये जो जहाँ पे भूकंप बन रहा है उसको हमने केंद्र कहा। अब हम देखते हैं एपीसेंटर यानी कि एपीसेंटर यानी कि अधिकेंद्र। तो हमने ये केंद्र को देखा, केंद्र को, अब हमें देखना है अधिकेंद्र। तो अधिकेंद्र क्या है? तो भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर, ये है भूकंप का केंद्र, इस केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर, ये है हमारी पृथ्वी की सतह, इस पर मतलब सतह पर स्थित बिंदु को क्या कहते हैं? इसे ही अधिकेंद्र कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं। और सबसे पहले यहाँ पे कौन सी तरंगे पहुँचती हैं? तो सबसे पहले यहाँ जो तरंगे पहुँचेंगी वो पी तरंगे होंगी। पी तरंगे सबसे पहले पहुंचती हैं, इसी वजह से उनको प्राथमिक तरंगे कहा जाता है। अब हम देखेंगे अंतः सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न लहरों को जापान में सुनामी कहा जाता है। जिन संवेदनशील यंत्रों के द्वारा भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापी जाती है उन्हें हम भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ कहते हैं और इन्हें 3 स्केल पर मापा जाता है। पहला है हमारा रॉसी-फेरल स्केल, दूसरा है मर्करी स्केल और तीसरा है रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल है इसको देखते हैं तो भूकंप की तीव्रता या ऊर्जा मापने वाली रिक्टर स्केल का विकास अमेरिकी जो वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है चार्ल्स रिक्टर, इनके द्वारा 1935 में किया गया था और यह एक लघुगणकीय पैमाना है जिसका पाठ्यांक 1 से 9 तक होता है। रिक्टर स्केल पर प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में 10 गुना अधिक तीव्रता रखती है। इस पर अगर हम देखें तो इस स्केल पर 2.02 या 3 की तीव्रता का अर्थ क्या होता है? हल्का भूकंप, जबकि अगर 6.2 की तीव्रता है तो इसका मतलब हुआ कि शक्तिशाली भूकंप आ गया है या आने वाला है। हालांकि आ जाता है तभी रिकॉर्ड किया जाता है। अब हम देखते हैं विभिन्न स्थलाकृतियाँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोग्राफिक। सबसे पहले हम देखेंगे निर्माण के आधार पर जो स्थलाकृतियाँ हैं वो कितनी होती हैं? तो 3 प्रकार की होती हैं, पर्वत, पठार और मैदान। तो निर्माण के आधार पर कितनी स्थलाकृतियाँ हैं? टोटल 3, जिसमें पर्वत है, पठार है और मैदान है। पर्वत क्या है? तो पर्वत जो है उत्पत्ति के अनुसार पर्वत को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले तो ब्लॉक माउंटेन यानी कि ब्लॉक पर्वत। तो जब चट्टानों में स्थित भ्रंश के कारण मध्य भाग नीचे धंस जाता है तथा जो अगल बगल के भाग है वो ऊंचे उठे हुए प्रतीत होते हैं, तो इस टाइप के जो पर्वत बनते हैं उन्हें ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। बीच में धंसे भाग को क्या कहते हैं? तो रिफ्ट वैली, बीच में जो धंसा हुआ भाग है उसको रिफ्ट वैली कहा जाता है। इन पर्वतों के शीर्ष समतल तथा किनारे तीव्र भ्रंश कगारों तक सीमित होते हैं और इस प्रकार के पर्वत के उदाहरण में हम देखेंगे वॉस्जेस पर्वत, और ये कहाँ है? फ्रांस में। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है। साल्ट रेंज पाकिस्तान में है। यही एग्जाम्पल याद रखिएगा, यही एग्जाम्पल पूछा जाता है कि जो है ब्लॉक पर्वत के उदाहरण कौन से हैं? तो वॉस्जेस फ्रांस, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी, साल्ट रेंज पाकिस्तान। या इस तरह से भी क्वेश्चन दे सकते हैं कि 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, बताएंगे कि कौन सा है ऐसा जो मतलब कि ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण नहीं है। तो याद रखिएगा वॉस्जेस है, ब्लैक फॉरेस्ट भी है, सॉल्ट रेंज भी है। तो इस वजह से फिर आप उसको जो अन्य है उसको पहचान ले जाएंगे। फिर हम देखते हैं पर्वत निर्माण के विभिन्न सिद्धांत जो किसी न किसी भूगोलवेत्ता के द्वारा दिए गए। तो सबसे पहले है भूसन्नति। ये जो भूसन्नति का सिद्धांत है ये कोबर के द्वारा दिया गया। तापीय संकुचन का सिद्धांत जेफ्रीज के द्वारा दिया गया और महाद्वीपीय फिसलन का सिद्धांत डेली ने दिया है। और महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया है? वेगनर में। संवहन तरंग सिद्धांत होम्स ने दिया। रेडियो एक्टिविटी किसने दिया है? तो जोली के द्वारा दिया गया। और जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है ये हैरी हैस के द्वारा दिया गया। प्लेट विवर्तनिकी शब्दावली का जो सर्वप्रथम प्रयोग है टोरंटो यूनिवर्सिटी के टूजो विल्सन ने 1965 में किया था। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की वैज्ञानिक व्याख्या किसके द्वारा की गई? तो इसकी वैज्ञानिक व्याख्या की गई W.J. मॉर्गन के द्वारा।
यानी कि जो प्लेट विवर्तनिकी है इसकी व्याख्या किसके द्वारा की गई है, डब्ल्यू जे मॉर्गन के द्वारा। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है, हो सकता है मतलब जो हमारा आरओ लगा हुआ है दिसंबर में उसी में पूछ ले। नोट, विश्व की सबसे लंबी आपको जो रिफ्ट वैली मिलेगी वो जॉर्डन नदी की घाटी है, जो कि लाल सागर की बेसिन से होते हुए जाम्बेजी नदी तक 4800 किलोमीटर लंबी है। अब हम देखते हैं अवशिष्ट पर्वत यानी कि रेसिडुअल माउंटेन्स। तो ये पर्वत चट्टानों के अपरदन के फलस्वरूप निर्मित होते हैं। अपरदन मतलब क्या होता है, क्षरण। और जिसे विंध्याचल और सतपुड़ा, नीलगिरी, पारसनाथ, राजमहल की पहाड़ियाँ, और ये सब भारत की हैं। विंध्याचल हो गया, सतपुड़ा, नीलगिरी, पारसनाथ, राजमहल, ये सारी पहाड़ियाँ भारत की हैं। और ये सब मतलब कि अवशिष्ट पर्वत यानी कि रेसिडुअल माउंटेन के उदाहरण है। स्पेन का सियरा भी रेसिडुअल माउंटेन है, जबकि अमेरिका का ग्यासा एवं बूटे भी अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। फिर हम देखेंगे एक्यूमुलेटेड माउंटेन्स यानी कि संचित पर्वत। तो भूपटल पर मिट्टी, बालू, कंकर, पत्थर, लावा इनके एक स्थान पर जमा, यानी कि ये सपोज दैट बारिश उरिश हुई तो उसके साथ कुछ बालू, कंकर, पत्थर तथा लावा एक मतलब कि कहीं बह करके एक जगह जमा हो गए, तो उससे जो पर्वत बना वो क्या कहलाएगा, वो संचित पर्वत कहलाएगा। और रेगिस्तान में जो बालू के टीले बनते हैं ना, उसको भी इन्हीं संचित पर्वत की श्रेणी में रखा जाता है। हम देखते हैं नेक्स्ट फोल्ड माउंटेन यानी कि वलित पर्वत। तो ये पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से धरातल की चट्टानों के मुड़ जाने के कारण बनते हैं। लहरदार पर्वत होते हैं, इन पर असंख्य अपनतियाँ और अभिनतियाँ मिलती हैं। हमारा जो हिमालय है वो वलित पर्वत का उदाहरण है। आल्प्स पर्वत भी वलित पर्वत का मतलब कि वलित पर्वत का उदाहरण है। और यूराल हो गया, रॉकीज, एंडीज, ये सभी कहाँ किसके उदाहरण हैं, तो वलित पर्वत के ही उदाहरण हैं। तो जो हिमालय है भारत का ही है। यूराल तो मतलब कि भारत नहीं कहेंगे इसको, एशिया और यूरोप के मध्य सीमा रेखा का काम करता है प्राकृतिक रूप से। और ये जो रॉकीज़ है और जो एंडीज़ है, एंडीज़ तो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, हमने देखा ये दक्षिण अमेरिका में है। जो रॉकीज़ है ये उत्तर अमेरिका में आपको मिल जाएगा। विश्व के विशाल वलित पर्वत की रचना आज से लगभग 30 मिलियन वर्ष पहले हुई थी। अब हम देख रहे हैं कि विश्व की सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है, इंडीज पर्वत श्रेणी है, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित। विश्व की सबसे ऊंची जो चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है, 8848 मीटर, और नेपाल में है। इसको हमने कल ही देखा था, 8850 भी लिखा हुआ था, तो जैसा ऑप्शन रहे वैसे ही टिक करना है। वैसे भी इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा कम ही बनते हैं, लेकिन कुछ भी हो सकता है। चूँकि अभी इस बार जो 11 फरवरी को आरओ का एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो ऑस्ट्रेलिया में जो मिलती है एक रेंज मिलती है, नाम नहीं याद आ रहा मुझे, उसकी ना लेंथ पूछ लिए थे कि वो मतलब कि उसकी लंबाई चौड़ाई उसकी लंबाई कितनी है, तो कितने किलोमीटर में वो फैली हुई है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं, तो बन सकते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या पता अगला जो नंबर हो ये इसी का हो कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। फिर हम देखते हैं अफ्रीका का जो सर्वोच्च शिखर है वो कौन सा है, माउंट किलिमंजारो है, 5895 मीटर, और ये कहाँ है, तो ये तंजानिया में स्थित है। वलित पर्वत के निर्माण का जो आधुनिक सिद्धांत है वो प्लेट टेक्टोनिक है, और इसकी संकल्पना मतलब कि वलित पर्वत के निर्माण का जो आधुनिक सिद्धांत है वो प्लेट टेक्टोनिक की संकल्पना पर आधारित है। जहां आज हिमालय पर्वत खड़ा है वहां किसी टाइम पे तेथिस सागर नामक एक विशाल भू अभिनति अथवा द्रोणी था। दक्षिण पठार के उत्तर की ओर विस्थापन के कारण तेथिस सागर में बल पड़ गए और वह ऊपर उठ गया, जिससे संसार का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा बना, हिमालय का निर्माण हुआ। भारत की जो अरावली पर्वत श्रेणी है वो विश्व की सबसे पुराने वलित पर्वतों में गिनी जाती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट आबू के निकट गुरु शिखर है, और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1722 मीटर है। कुछ विद्वान अरावली पर्वत को अवशिष्ट जो पर्वत है उसकी श्रेणी में मानते हैं। फिर हम देखते हैं पठार यानी कि प्लेटू क्या है, तो धरातल का एक विशिष्ट स्थल रूप है ये भी, जो अपने आसपास के स्थल से पर्याप्त ऊंचा होता है तथा शीर्ष भाग इसका चौड़ा और सपाट होता है। सामान्यतः पठार की ऊंचाई 300 से 500 फीट होती है। कुछ अधिक ऊंचाई वाला पठार है तिब्बत का पठार, जिसकी जो मतलब की ऊंचाई है वो कितनी है, 16,000 फीट है। जबकि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो यही तिब्बत का पठार ही है। आगे देखते हैं बोलीविया का पठार 12,000 फीट, कोलंबिया का जो पठार है वो 7800 फीट,
इनकी जो ऊंचाई है, और ये सभी पठार के एग्जाम्पल हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है मतलब कि जो पठार हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। तो पठार आपको मिलेंगे टोटल 3 टाइप्स के। पहला कौन सा है, अंतर पर्वतीय पठार, दूसरा है पर्वत पदीय पठार और तीसरा है महाद्वीपीय पठार। तो सबसे पहले हम देखेंगे अंतर पर्वतीय पठार। इसमें हम देखेंगे पर्वतमाला के बीच में बने पठार, और जो अंतर पर्वत पदीय पठार हैं ये पर्वत तल व मैदान के बीच उठे समतल भाग हैं। और जो महाद्वीपीय पठार हैं वो जब पृथ्वी के भीतर जमा जो लैकोलिथ भूपृष्ठ के अपरदन के कारण सतह पर आ जाता है तब ऐसे पठार बनते हैं। एग्जाम्पल में दिया हुआ है दक्षिण का पठार। और चौथा कौन सा है, तटीय पठार, गुंबदाकार पठार। तो टोटल वो 5 प्रकार के हैं, हमने 3 बताया गलती से। चौथा है तटीय पठार, समुद्र के तटीय भाग में स्थित जो पठार हैं वो तटीय पठार मिल जाएंगे। और गुंबदाकार पठार कौन से हैं, तो चलन क्रिया के फलस्वरूप जो निर्मित पठार हैं, जैसे रामगढ़ गुंबद, ये भारत का है। अब हम मैदानों को देख लेते हैं। प्लेन्स, तो 500 फीट से कम ऊंचाई वाले जो भूपृष्ठ के समतल भाग हैं इनको मैदान कहा जाता है। मैदान आपको अनेक प्रकार के मिल जाएंगे। सबसे पहला तो मिलेगा अपर्दनात्मक मैदान। इसमें नदी, हिमानी, पवन जैसी जो शक्तियां हैं उनके अपर्दन से इस प्रकार के मैदान बनते हैं, और जो कि निम्नलिखित हैं। पहला है लोयस का मैदान, और ये लोयस का मैदान क्या है, तो ये हवा के द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी और बालू के कण होते हैं, इन्हीं के द्वारा लोयस का मैदान निर्मित होता है। दूसरा है काष्ठ मैदान, और जो काष्ठ मैदान है वो चूना पत्थर की चट्टानों के घुलने से निर्मित होता है। यहाँ घुलना होना चाहिए। नेक्स्ट है संप्राय मैदान, समुद्र तल के निकट स्थित मैदान जिनका निर्माण नदियों के अपरदन के फलस्वरूप होता है। और जो ग्लेशियर मैदान है, ग्लेशियल मैदान, ये हिम के जमाव के कारण निर्मित दलदली मैदान है जहाँ केवल वन ही पाए जाते हैं। रेगिस्तानी मैदान कौन से हैं, तो वर्षा के कारण बनी नदियों के बहने के फलस्वरूप इनका निर्माण होता है। और निक्षेपणात्मक जो मैदान है वो नदी निक्षेप द्वारा बड़े बड़े मैदानों का निर्माण होता है। इसमें आपको गंगा, सतलुज, मिसिसिपी और वांगो का मैदान मिल जाएगा। इस प्रकार के मैदानों में जलोढ़ का मैदान, डेल्टा का मैदान ये प्रमुख है। भिन्न भिन्न कारकों के द्वारा कुछ स्थलाकृतियाँ निर्मित होती हैं, जैसे भूमिगत जल के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों में आपको उत्सृत क्रिया मिल जाएगा। गीजर, घोल, रध, डोलाइन, काष्ठ झील, युवाला, पोलिये, कंदरा, स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट और लैपीज आदि ये सभी किससे निर्मित होते हैं, तो ये सब भूमिगत जल के द्वारा निर्मित हुई स्थलाकृतियाँ हैं। नोट में दिया हुआ है कि सर्वाधिक उत्सृत कुआं ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अब ये वाली जो प्रोसेस है सिर्फ बुक में जो लिखा हुआ है उसको पढ़ के आगे बढ़ जाओ। ये थोड़ा फास्ट है, इसमें ना चीज़ें जल्दी जल्दी हो जाएंगी। वैसे जो है एक एक पॉइंट समझाते हुए चलने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, एक पॉइंट को एक ही वीडियो में कवर हो पा रहा है, जिससे अगर इस तरह से करेंगे तो ये पता चला कि एक दिन में केवल एक पॉइंट हो रहा है। और जो हमारी लूसेंट की बुक है उसमें लगभग 70 से 80 पेजेस में दिए हुआ है ज्योग्राफी, तो हम लोग इसको ना पूरा दिसंबर ख़त्म हो जाएगा यही करते रह जाएंगे। इस वजह से वैसे भी ये गाइड है, कोई बुक है भी नहीं कि आपको एक एक चीज़ समझाई जाए। यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अगर आपने बेसिक्स पढ़े हैं तो आपको ये सारी चीज़ें एक रिवीजन के तौर पे हेल्पफुल रहेंगी, वही हम यहाँ पे कर भी रहे हैं। बहुत ज़्यादा अगर डिटेल में समझाने का प्रयास करेंगे तो पता चला कि हम लोग सिर्फ एक ही पॉइंट को समझने में 1 घंटा वेस्ट करते जा रहे हैं और चीज़ें हो भी नहीं पा रही हैं, बुक भी नहीं कंप्लीट हो पाएगी। नया जो है एडिशन लेने का क्या फ़ायदा हुआ अगर हम नए एडिशन को इसी साल कंप्लीट ही ना कर पाए तो चलिए आगे देखते हैं। सागरी जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, इसमें हम सर्फ, वेलाचली, तंगरिका, पुलिन, हुक, लूप और टोम्बोलो को देखेंगे। और ये सारी चीज़ें ना गूगल करके आप इन सब का फिगर देख सकते हैं, उससे आपको हेल्प मिलेगी। आगे देखते हैं हिमनद के द्वारा जो निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं उसमें आपको शर्क, टॉन, अरेट, हॉर्न, नुनाटक, फियोर्ड, ड्रमलिन, केम, स्कर आदि मिल जाएंगे। फिर आगे देख रहे हैं कि जो बहुत गहरी हिमनद गर्तें हैं, बहुत गहरी हिमनद गर्तें जिनमें समुद्री जल भर जाता है तथा जो समुद्री तटरेखा पर होती हैं उन्हें फियोर्ड कहा जाता है। सर्क गहरे, लंबे व चौड़े गर्त हैं जिनकी दीवार तीव्र ढाल वाली, सीधी या अवतल होती है। अधिकतर जो सर्क हैं वो हिमनद घाटियों के शीर्ष पर पाए जाते हैं। हिमनद के पिघलने पर जल से भरी सर्क को सर्क झील या टॉर्न झील कहा जाता है।
सर्क के जो झील हैं सर्क के शीर्ष पर अपरदन होने से क्या होता है, तो हॉर्न निर्मित होते हैं। आल्प्स पर्वत की चोटी मैटरहॉर्न तथा हिमालय पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट वास्तव में हॉर्न के ही एग्जाम्पल्स हैं, जो कि सर्क के शीर्ष अपरदन से निर्मित हुए हैं। लगातार अपरदन से सर्क के दोनों तरफ की दीवारें तंग हो जाती हैं और इनका आकार कंघी या आरी के टाइप का हो जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, अरेत यानी तीक्ष्ण कटक कहा जाता है, और अगर आप चाहें कि इस पर चढ़ जाएं तो लगभग असंभव है। ड्रमलिन क्या है, तो मुख्य रूप से ड्रमलिन जो है वो मुख्य रूप से समूह में मिलेंगे। इस कारण ऐसी स्थलाकृति को क्या कहा जाता है, अंडे की टोकरी स्थलाकृति यानी बास्केट ऑफ एक टोपोग्राफी कहा जाता है। किसको, तो ड्रमलिन को। अब हम आगे देखते हैं कि पवन के द्वारा कुछ स्थलाकृतियाँ बनती हैं, जिसमें आपको ज्यूगेन, यारडंग, इंसेलबर्ग, छत्रक, प्लेया, लैगून, बरखान, लोयस, पेडी प्लेन आदि मिल जाएंगे। और हो सकता है बैकग्राउंड से कुछ आवाज़ आ रही हो, तो वो फ़ैन की आवाज़ है, क्योंकि हमारे यहाँ लाइट ख़राब हो चुकी है, इवन ट्रांसफार्मर ही दब गया है, तो इसकी वजह से हमने जो फ़ैन चलाया हुआ है वो सोलर से चलता है और थोड़ा आवाज़ करता है, तो इस वजह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम में भी हो सकती है। वैसे होनी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी आवाज़ वैसे भी काफ़ी तेज़ है। आगे हम देखते हैं कि मरु टिब्बा क्या है, यानी कि सैंड ड्यून्स क्या है। तो जो सैंड ड्यून्स है ये हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को क्या कहते हैं, मरु टिब्बा कहते हैं। इसके निर्माण के लिए अवरोध का होना आवश्यक है। नवचंद्राकार टिब्बे जिनकी भुजाएं पवनों की दिशा में निकलती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें बरखान कहा जाता है। जब रेत के कण बहुत महीन और हल्के होते हैं तो पवन उसे बहुत लंबी दूरी तक ले जा लेती है, और इस तरह से जो बनता है उसको हम लोयस कहते हैं। और आपको राजस्थान का जो एरिया है वहाँ पे लोयस का मैदान मिल जाएगा। अब समुद्री तरंग के द्वारा निर्मित जो स्थलाकृतियां हैं उसमें कौन सा आता है, तो समुद्री भृगु आता है, भुजीवा आता है, लगून झील, रिया तट, और ये भारत का जो पश्चिमी तट है उसी को कह रहे हैं रिया तट। स्टैक, डालमेशियन, यूगोस्लाविया का ये तट है डालमेशियन। फिर नदी के द्वारा जो निर्मित स्थलाकृतियां हैं उसमें आपको महाखड्ड या गॉर्ज मिलेगा, कैनियन, वी आकार की घाटी, जलप्रपात, क्षिप्रिकाएं, जलगर्तिका, विषप नदी वेदिकाएं, जलोढ़ शंकु तथा जलोढ़ पंख, गोखुर झील और गुम्फित नदी डेल्टा आदि के उदाहरण मिलेंगे। गहरी घाटी जिसकी विशेषता क्या है, तो गहरी घाटी जिसकी विशेषता सीढ़ीनुमा खड़े ढाल होते हैं उसे गॉर्ज कहा जाता है। भारत में सतलुज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गंडक, कोसी आदि नदियां अपने पर्वतीय भागों में क्या बनाती हैं, गॉर्ज बनाती हैं। कैनियन गॉर्ज का विस्तृत रूप है, जो कैनियन है वो गॉर्ज का विस्तृत रूप है। फ्लोरिडा, इसमें क्लोरेडा लिखा हुआ है जबकि ये फ्लोरिडा होना चाहिए था। फ्लोरिडा कैनियन यूएस का है, जो फ्लोरिडा नदी के द्वारा बनाया जाता है और विश्व में यह सबसे अधिक प्रसिद्ध भी है। जब नदी की तलहटी उबड़ खाबड़ रहती है तो नदी का जो जल है वो तीव्र झोंके के साथ आगे बढ़ता है, जिसे क्या कहते हैं, क्षिप्रिका, और क्षिप्रिकाओं के समूह को सोपानी जलप्रपात यानी कि कैस्केड कहते हैं। अफ्रीका में आसवन तथा खेरतौम के बीच नील नदी में कई क्षिप्रिकाएं तथा सोपानी जलप्रपात मिल जाते हैं। जब नदी पर्वतीय प्रदेश से मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो उसकी जो ढाल है वो कम होने के कारण धीमी हो जाती है। फलस्वरूप पर्वतीय क्षेत्र में लाए हुए नदभार को गिरिपद में ही निक्षेप कर देती है। कालांतर में निक्षेपित जो नदभार है वो गिरिपद से बाहर की ओर शंकु के रूप में फैल जाता है और इसे हम क्या कहते हैं, जलोढ़ शंकु कह देते हैं। जलोढ़ पंख जलोढ़ शंकु की अपेक्षा अधिक चौड़े और कम ऊंचे होते हैं। जिस नदी में जल की मात्रा अधिक तथा जलोढ़ यानी नदभार की मात्रा कम होती है वह शंकु के स्थान पर पंखों का निर्माण करती है। हिमालय, रॉकीज तथा एंडीज पर्वतों से निकलने वाली लगभग सभी नदियां जलोढ़ पंखों का निर्माण करती हैं। नदी प्रायः सीधी नहीं बहती हैं बल्कि सांप की तरह ये बल खाती हुई चलती हैं, यानी मोड़दार मार्ग पर बहने लगती हैं। नदी के इन मोड़ों को विसर्प कहा जाता है, यानी कि ये जो नदियां हैं ऐसे ऐसे जो चलती हैं यूं 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 करते हुए, तो ये जो इनके मोड़ हैं ना, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम विसर्प कहते हैं। जब नदी के मोड़ में अधिक घुमाव हो जाता है तो मुख्य नदी से अलग हो जाती है और ये फिर जब अलग हो जाती है तो उसमें जो जल रहता है उसको हम गोखुर झील कहते हैं। तुर्की की मियांडर, अमेरिका की मिसिसिपी, भारत की गंगा एवं गंडक तथा इटली की जो पो नदी है ये अपने विसर्प एवं गोखुर झील के लिए प्रसिद्ध है। जो इटली की पो नदी है उसे इटली की गंगा भी कहा जाता है।
आर्द्र प्रदेशों में रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया यांत्रिक अपक्षय प्रक्रिया की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होता है। और जो लटकती घाटियां हैं इन्हें यू आकार की घाटी कहा जाता है एवं मोरेन ये हिमानी क्षेत्र में बनते हैं। यू आकार की घाटी के तल चौड़े और किनारे चिकने तथा ढाल तीव्र होते हैं। और जल निर्गम क्षेत्र यानी सिंक होल और कास्ट मैदान चूना क्षेत्र की स्थलाकृति में पाए जाते हैं। फिर हम देखेंगे सागरीय जल तरंग के द्वारा निर्मित जो तट रेखा है उसके प्रकार। सबसे पहला है फियर्ड तट, और जो फियर्ड तट है वो किसी हिमानीकृत उच्च भूमि के सागरीय जल के नीचे धंस जाने से फियर्ड तट का निर्माण होता है। इनके किनारे खड़ी दीवार के समान होते हैं। एग्जाम्पल में दिया है नॉर्वे का तट फियर्ड तट का उदाहरण है। फिर रिया तट जो कि पश्चिमी घाट में है। नदियों के द्वारा अपर्दित उच्च भूमि के धंस जाने से रिया तट का निर्माण होता है और इनकी गहराई समुद्र की ओर क्रमशः बढ़ती जाती है। प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग रिया तट का उदाहरण है। और जो हैफा तट है वो सागरीय तटीय भाग में किसी निम्न भूमि के डूब जाने से निर्मित तट को हैफा तट कहते हैं। इस पर रोधिकाओं की समानांतर श्रृंखला मिलती है जिससे सागरीय जल घिरकर लैगून झीलों का निर्माण कर देते हैं। यूरोप का जो बाल्टिक तट है वो हैफा तट का एक अच्छा उदाहरण है। डाल्मेशियन तट कौन सा है तो समानांतर पर्वतीय कटकों वाले तटों के धसाव से डाल्मेशियन तट का निर्माण होता है। यूगोस्लाविया का डाल्मेशियन तट इसका उदाहरण है। किसका तट तो यूगोस्लाविया का। निर्गत समुद्र तट क्या है तो जो निर्गत समुद्र तट है वो स्थल खंड के ऊपर उठने या समुद्री जलस्तर के नीचे गिरने से निर्गत समुद्र तट का निर्माण होता है। इस प्रकार के तट पर स्पिट लैगून पुलिन क्लिफ और मेहराब मिल जाते हैं। भारत में गुजरात का काठियावाड़ तट निर्गत समुद्र तट का उदाहरण है। वन देखते हैं तो वन निम्न प्रकार के होते हैं। सबसे पहले है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन एंड ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। इस प्रकार के जो वन है वो आपको विषुवतरेखीय प्रदेश और उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में मिल जाएंगे। कल ही बताए थे विषुवतरेखीय प्रदेश कौन से हैं, वही 0 डिग्री के आसपास से लेकर के इसमें बता रहे हैं कि मतलब कि विषुवतरेखीय प्रदेश आदि में मिलेंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे कि 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। और यहाँ जो पेड़ पौधे मिलेंगे उनकी पत्तियाँ चौड़ी होंगी। यहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह नहीं झड़ती, इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहा जाता है। काफ़ी घने वृक्षों की मोटी वितान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुँच पाता है। आमतौर पर यही दृढ़ काष्ठ वृक्ष जैसे रोजवुड आबनूस और महोगनी आदि मिल जाएंगे। यानी कि जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है उसके एग्जाम्पल्स में कौन कौन से पेड़ मिलेंगे तो रोजवुड आबनूस महोगनी आदि। जो एनाकोंडा है वो विश्व का सबसे बड़ा सांप है और ये कहाँ मिलता है तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में ही पाया जाता है एनाकोंडा। उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती वन है वो कौन से हैं तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ये मानसूनी वन होते हैं जहां 150 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, उसी क्षेत्र में यह वन पाया जाता है। भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्से में यह पर वन पाया जाता है। जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मैदान में यहाँ के वृक्ष पत्तियों को झाड़ देते हैं और इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ वृक्षों में एग्जाम्पल है साल, सागवन, नीम तथा शीशम। और इन प्रदेशों में पाए जाने वाले जानवरों में बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर और बंदर आदि शामिल हैं। शीतोष्ण सदाबहार वन कौन से हैं तो जो शीतोष्ण सदाबहार वन है ये वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित है। ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं जैसे दक्षिण अमेरिका, दक्षिण चीन एवं यानी कि दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन एवं दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील। और यहाँ पे हम देखेंगे कि बाज, चीड़ एवं यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। पाए जाते हैं, लगाए नहीं जाते हैं, वहाँ कौन लगाने जाएगा। फिर हम देखते हैं शीतोष्ण जो पर्णपाती वन है वो कौन से हैं तो शीतोष्ण पर्णपाती वनों में उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। उच्च अक्षांश की ओर मतलब 0 डिग्री से आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, 0 डिग्री से आप ऊपर की तरफ जाते जा रहे हैं, वही है उच्च अक्षांश। तो उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर आर्थिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं और ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, कहाँ तो उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिमी यूरोप के
तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये अपनी जो पत्तियां हैं शुष्क मौसम में गिरा देते हैं। यहाँ पाए जाने वाले जो पेड़ हैं, यहाँ जाने वाले मतलब पाए जाने वाले जो शीतोष्ण पर्णपाती वन है, इसमें कौन कौन से पेड़ मिलते हैं, तो यही सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, यही सब पूछा भी जाता है। बांज, ऐस, बीच आदि। हिरण, लोमड़ी, भेड़िया यहाँ के आम जानवर हैं। और जो फ्रीजेट तथा मोनाल है, इस तरह के पक्षी भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। फ्रीजेट और मोनाल नामक पक्षी कहाँ मिल जाएंगे, तो शीतोष्ण पर्णपाती वनों में मिल जाएंगे। अब देखते हैं भूमध्य सागरीय वनस्पति। तो महाद्वीपों के पूर्व एवं पश्चिमी किनारों पर अधिकांश भाग में शीतोष्ण सदाबहार और पर्णपाती पेड़ों के ढके मतलब पर्णपाती पेड़ों से ढके हैं। वहीं महाद्वीप के पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिमी किनारे पर भूमध्य सागरीय जो वनस्पतियां हैं ये पाई जाती हैं। और ये अधिकतर यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में मिलती हैं। ये वनस्पतियां भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका का जो कैलिफोर्निया वाला रीजन है वो, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका और दक्षिण पश्चिमी दक्षिण अमेरिका मतलब कि दक्षिण पश्चिमी दक्षिण अमेरिका और दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी कौन से पर्वत नहीं कौन सी जो है वनस्पति मिलेगी, तो भूमध्य सागरीय वनस्पति मिल जाएगी। और उत्तर प्रदेश PCS 2022 में ये भूमध्य सागरीय वनस्पति को लेकर के सवाल पूछा गया था। इवन जो भूमध्य सागरीय वनस्पतियां हैं उनमें वहाँ पे जो है बहुत ही खट्टे और रसीले टाइप के जो वनस्पतियां हैं वो मिल जाएंगी, जिसमें संतरा वगैरह आता है। तो वही पूछा गया था कि ये कहाँ पाई जाती हैं, तो यह किस प्रकार की वनस्पति है, तो उसका जो राइट आंसर था वो भूमध्य सागरीय वनस्पति ही था। और हम देखते हैं कि इन प्रदेशों में गर्म शुष्क ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं होती हैं। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर जैसे नींबू वंश के जो फल हैं उनको उगाया जा सकता है। और यहाँ वन्य जीवन थोड़ा कम ही है। जो शंकुधारी वन है वो कौन से हैं, तो उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांश पे 50 से 70 डिग्री में भव्य जो है शंकुधारी वन पाए जाते हैं। और इनको क्या कहते हैं, तो इन्हें टैगा कहा जाता है। इन्हें टैगा कहा जाता है। टैगा और टुंड्रा तो एक बार उत्तर प्रदेश में जो टेट का एग्ज़ाम होता है जूनियर वाले में, उसमें पूछा गया था टुंड्रा के बारे में, और यहाँ पे टैगा बता रहे हैं। फिर ये जो वन है अधिक ऊंचाइयों पर भी पाए जाते हैं। वहाँ पाए जाने वाले वहाँ भी पाए जाने वाले जो वृक्ष हैं वो कैसे आपको मिलेंगे, तो लंबे होंगे, नरम काष्ठ होगा और साथ में सदाबहार भी होंगे। सदाबहार मतलब क्या होता है कि मतलब एक साथ जितने भी वहाँ वृक्ष हैं वो लोग एक साथ अपनी पत्तियाँ नहीं गिराएंगे। सपोज दैट कुछ वैरायटी के पेड़ पौधे हैं जो आज अपनी पत्तियाँ गिरा रहे हैं, कुछ कल गिरा रहे हैं, कुछ परसों गिरा रहे हैं। तो इस तरह क्या होगा कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सारी की सारी पत्तियाँ एक साथ झड़ जाएं। तो वहाँ पे जो हरा भरा मौसम है वो हमेशा ही बना रहता है। इसी वजह से उसको सदाबहार वृक्ष कहते हैं, यानी कि हमेशा ही बहार वहाँ पे रहती है। यहाँ पाए जाने वाले जो वृक्ष हैं वो लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है, जो सामान्य तथा अखबारी कागज बनाने के काम आता है। नरम काष्ठ का उपयोग है और इसका माचिस एवं पैकेजिंग के लिए बक्से बनाने में उसका उपयोग किया जाता है। चीड़, देवदार आदि इन वनों के पौधे हैं। यहाँ सामान्यतः रजत, लोमड़ी और क्या मिलेंगे, मिंक, ध्रुवीय भालू जैसे जानवर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको इस तरह के जानवर मिलेंगे, रजत, लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू जैसे जानवर। आगे देखते हैं जो हमारी टुंड्रा वनस्पति है। तो टुंड्रा वनस्पतियाँ, ये वनस्पतियाँ यूरोप, एशिया एवं उत्तरी अमेरिकी के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती हैं। अत्यधिक ठंडा होने के कारण यहाँ बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पतियाँ मिलती हैं, जैसे काई, लाइकेन, छोटी झाड़ियाँ, और यह भी ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती हैं। यहाँ के जानवरों के शरीर पर मोटे फर एवं मोटी चमड़ी होती है। यहाँ पाए जाने वाले कुछ जानवरों में आपको शील मिलेगा, वॉलरस मिलेगा, कस्तूरी जो बैल है वो मिलेगा, ध्रुवीय उल्लू मिलेगा, उपध्रुवीय भालू और बर्फीली लोमड़ी आदि मिल जाएंगे। तो ये जो टुंड्रा प्रदेश है, एक मिनट इसको अगर फिगर में बता देना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये जो टुंड्रा और टैगा प्रदेश है, तो ये जो टैगा है
जैसे ये भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, इसको तो हमने बता ही दिया था। और हालांकि बताए तो हम सभी थे, सारे कटिबंध वगैरह बताए ही थे। तो ये जो हम मतलब बता रहे हैं, ये जो 30-35 डिग्री तक है, ये आपको यहाँ पे कौन सा कटिबंध मिलेगा? तो यहाँ आपको उष्ण कटिबंध मिलेगा, उष्ण कटिबंध मिल जाएगा। और यहाँ आपको उपोष्ण कटिबंध मिलेगा। उपोष्ण यहाँ पे जो है ना तो बहुत ज़्यादा ठंडी होगी और ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। आगे जब आप 66.5 के आसपास जाएंगे, 66.5 यानी कि सपोज दैट यहाँ पे आपने 45 लिखा, 45 डिग्री, उसके बाद आप 66.5 तक जा रहे हैं, 66.5 डिग्री तक जा रहे हैं। तो जो 66.5 डिग्री तक आप गए तो यहाँ पे जो मौसम पाया जाएगा वो कैसा मौसम पाया जाएगा? तो वहाँ पे आपको ठंडा मौसम पाया जाएगा, यानी कि शीत कटिबंध में ये आ जाएगा, शीत कटिबंध। और इन्हीं शीत कटिबंधों में आपको टैगा और टुंड्रा मिलेगा, टैगा और टुंड्रा। तो ये जो यहाँ तक कटिबंध है ये आपको मिलेगा टैगा, जबकि जो एकदम शीत कटिबंध का नॉर्दर्न रीजन है, यानी कि 66.5 के ऊपर 90 डिग्री वाला रीजन है, जो ध्रुव है 90 डिग्री, जिसे हम ध्रुव कहते हैं, यहाँ पे जो आपको मौसम मिलेगा उसी को हम टुंड्रा कहते हैं। और यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं, कुछ लाइकेन मिलेंगे, कुछ मॉस वगैरह मिल जाएंगी, और जीव जंतु तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाले हैं। और यहाँ पे जैव विविधता भी एकदम कम होती है। जैव विविधता मतलब होता है कि तरह तरह के जीव जंतु मिलें, तरह तरह के पेड़ पौधे मिलें। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको टुंड्रा वाले प्रदेश में नहीं मिलेंगी। टैगा वाले प्रदेश में ही बहुत ही कम मिलेंगे। कुछ जीव जंतु यहाँ आपको मिल जाएंगे टैगा वाले में, कुछ पेड़ पौधे भी मिल जाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा जिस तरह से जैव विविधता आपको उष्ण और उपोष्ण कटिबंध में मिलने वाली है, उस तरह की जैव विविधता आपको टैगा और टुंड्रा में नहीं मिलेगी। अब हम देख लेते हैं कटीली जो झाड़ियाँ हैं वो आपको कहाँ मिलती हैं। तो ये शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जैसे हमारे यहाँ राजस्थान। अब घास के मैदान, ये जो घास के मैदान है ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं कि शायद उत्तर प्रदेश विशेष कोई ऐसा एग्ज़ाम हो जिसमें इसको ना पूछता हो, उसको बिना इसे पूछे ना चैन ही नहीं मिलता। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो घास भूमियाँ हैं इन्हें 2 वर्गों में डिवाइड किया जाता है। पहली है उष्ण कटिबंधीय घास भूमियाँ। तो ये जो हमारा उष्ण कटिबंध है, उष्ण कटिबंध आपको इसी में बताना है 0 डिग्री के ऊपर, मतलब कि समझ लीजिए 33 डिग्री तक समझिए। तो ये जो है जो उष्ण कटिबंध है इसमें आपको क्या देखना है? तो ये भूमध्य रेखा के दोनों तरफ उष्ण कटिबंध क्षेत्र तक फैले हैं। यहाँ जो वनस्पति है वो निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है, और यहाँ घास काफ़ी ऊंची होती है, लगभग 3 से 4 मीटर ऊंचाई तक ये घासें बढ़ जाती हैं। और इस घास स्थल में आपको कौन कौन से जीव जंतु मिलेंगे? जैसे जेब्रा मिलेगा, हाथी मिलेगा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ आदि जानवर मिल जाएंगे। इसे अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, और जैसे अफ्रीका में इसको सवाना कहते हैं, कंपोज कहाँ कहते हैं? ब्राज़ील में, जबकि जो लानोस है वो वेनेजुएला में कहा जाता है, और कोलंबिया में भी लानोस कहा जाता है। हद से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि जो घास के मैदान हैं, अफ्रीका का जो घास का मैदान है उसको सवाना कहते हैं, ब्राज़ील का जो है उसे कंपोज कहते हैं, लानोस वेनेजुएला को, और कोलंबिया में जो घास के मैदान मिलते हैं उन्हें लानोस कहा जाता है। अब हम देखते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास भूमियाँ हैं, यानी कि यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे गर्मी भी रहेगी और ठंडी भी रहेगी, यानी कि ना बहुत ज़्यादा ठंडी ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी। ऐसे जो एरिया हैं हमारी धरती पर, वहाँ पे किस तरह के मतलब कि घास भूमियाँ मिलती हैं वो बता रहे हैं कि ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भाग में पाए जाती हैं। यहाँ पे जो घासें होंगी वो छोटी होंगी लेकिन पौष्टिक होती हैं। शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंसा, बाइसन, एंटीलोप आदि मिल जाते हैं, और इसे निम्न नाम से भी जाना जाता है। पहला है प्रेरी, और जो प्रेरी है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, संयुक्त राज्य अमेरिका का जो घास का मैदान है उसको प्रेरी कहा जाता है। और जो अर्जेंटीना है उसको पंपास, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, स्टेपी एशिया यूक्रेन और रूस, चीन तथा मंचूरिया प्रदेश में क्या मिलेगा? स्टेपी। इसको ये भी कहते हैं कि जो यूरेशिया वाला रीजन है वहाँ पे आपको स्टेपी घास के मैदान मिल जाते हैं। तो 2 तरीके से इसको याद रखना है। एक तो जो हमारा पहला पॉइंट है वो ये है कि कौन से जो है घास के मैदान है जो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, तो उसमें आपको सवाना, कंपोज, लानोस याद रखने हैं। इसके साथ साथ हमें इसका नाम भी याद रखना है कि उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में सवाना जो है अफ्रीका में मिलते हैं, कंपोज कहाँ मिलता है? ब्राज़ील में, जबकि लानोस वेनेजुएला व कोलंबिया वाले रीजन में मिल जाते हैं। अब देखते हैं शीतोष्ण
उष्णकटिबंधीय जो घास की भूमियाँ हैं वो कहाँ मिलेंगी, तो ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्र और महाद्वीप के भीतरी भाग में मिलेंगी। छोटी होती हैं थोड़ा, मतलब कि उतनी लंबी नहीं होती जैसे आपने देखा जो मतलब कि कौन सा उष्णकटिबंध वाले हैं वो 3 से 4 मीटर तक लंबी हो जाती है, तो उस तरह इनकी लंबाई वगैरह नहीं होती है। और यहाँ पे यानी कि जो शीतोष्ण कटिबंध में पाई जाने वाली घास के मैदान हैं उसमें प्रेयरी घास का जो मैदान है वो यूएस व कनाडा में मिलता है, और जो पंपास है अर्जेंटीना का घास का मैदान है, जबकि जो वेल्ड है वो दक्षिण अफ्रीका का घास का मैदान है, और जो डाउन्स है वो ऑस्ट्रेलिया का है, और स्टेपी एशिया, यूक्रेन, रूस, चीन और मंचूरिया प्रदेश का शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि मिलती है। तो ये रही आज की क्लास। आई होप आप लोगों ने क्लास को एंजॉय किया होगा। आप लोगों ने इतनी देर तक देखा उसके लिए आप सभी को थैंक्स, नहीं देखा तब भी थैंक्स। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय। आप सभी खुश रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई लिखाई करते रहें, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए फिर मिलेंगे, बाय बाय।